अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुझे यकीन था कि ये लोग हमसे पूछ-गुछ ज़रूर करेंगे, अभी हलाक नहीं करेंगे, वो हमें अजियत देते हुए हलाक करेंगे। मैंने पुशाली के कान के करीब मुँह ले जाकर सरगोशी में कहा, हम हरगज़ ये नहीं बताएंगे कि चाणक्य प्लान का ब्लू प्रिंट चुराने आए थे। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा इस बात से था कि अगर पुशाली ने या मैंने कह दिया कि हम सफारत खाने के ऐनी सेव से यूरेनियम की खुदाई वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में ब्लू प्रिंट उड़ाने आए थे, तो कुदरती बात थी कि ये लोग हमें भारतीय हुकूमत के हवाले कर देते और फिर मेरा सारा भेद खुल जाता और मेरा मुस्तकिल मिशन तहस नहस होकर रह जाता, बल्कि मेरे साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। ये बात भी मैंने सरगोशी में पुशाली को समझा दिया। आखिर हमने उनके इतने आदमियों को कत्ल कर दिया था, वो ये कभी तस्लीम करने को तैयार न होते कि हम चोरी की नीयत से तय खाने में आए थे। अगर हम चोरी करने आए थे तो हमें समरनोव के क्वार्टर में जाकर उसे मौत की नींद सुलाने की क्या ज़रूरत थी। जासूसी के इल्ज़ाम से हम बच ही नहीं सकते थे। अब उन्हें यह तासुर देना था कि हमें एक अमरीकी ने बहुत से डॉलर देकर सैफ में से सारे कागजात निकाल कर उसके हवाले करने के लिए कहा था। मैंने पुशाली के कान में सरगोशी किया, हम कहेंगे कि अमरीकी का नाम हम नहीं जानते, वो हमें सहल समंदर पर मिला था। वो उधेड़ उम्र का था, सर के बाल भूरे थे और कांधे चौड़े थे। उसने हमें $5000 एडवांस दिए थे, जो हमने खर्च कर डाले। हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। इससे आगे हम एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे। ओके, पोशाली ने आहिस्ता से कहा। याद रखना, अगर उन्होंने हमें अलग अलग जगहों पर रखा तो फरार होने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपने एजेंट से रब्ता पैदा करेंगे। भारी कदमों की आवाज़ ही फिर दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजे में से एक गार्ड ने राइफल सीधी की और पहले पुशाली का निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं बौखला सा गया, क्या वो हमें शूट कर रहे हैं? राइफल में से बारूद की धमाके की बजाय ठक की आवाज़ निकली और इसके साथ ही पुशाली दोहरी हो गई। वो मेरे साथ ही लग कर बैठी थी, कोई शय उसकी रान पर लगी थी। इसके साथ ही राइफल से फिर वैसी आवाज़ निकली और इस दफ़ा मेरी रान पर से कोई शय ज़ोर से टकराई। मैं फ़ौरन समझ गया, यह ट्रंकोलाइज़र था, बेहोशी का इंजेक्शन, जो राइफल की नाली से निकलकर मेरी रान में घुस गया था। बेहोशी की यह दवा इस कदर ज़ोर असर थी कि मेरी ज़बान भारी हो गई और फिर मुझे कोई होश न रहा। पोशाली मुझसे पहले ही बेहोश होकर गिर चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ खबर नहीं। जब होश आया तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोल कर देखा। मैं लकड़ी के फर्श पर लेटा हुआ था। मेरी आंखों के पपोटे अभी तक बोझल थे। पहला सांस मुझे यह हुआ कि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी। मेरे ऊपर बांस की ढलवानी छत थी, जिसके अंदर से नारियल की शाखा नीचे निकली हुई थी। मेरा जिस्म शल हो रहा था। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, पोशाली मेरे करीब ही फर्श पर सीधी पड़ी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। मैं कोशिश करके उठकर बैठ गया। अब मुझे अपने एक पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर नजर आई। यह जंजीर कंक्रीट के एक खंभे से बंधी हुई थी, जो इस छोटे से लकड़ी के दीवार वाले कमरे के वस्त में छत के साथ लगा हुआ था। ऐसी एक जंजीर पोशाली के पाँव के साथ भी बंधी हुई थी। हमारा लिबास वही था जिस लिबास में हम गिरफ्तार हुए थे। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने सर को दोनों हाथों से थाम कर कमरे का जायजा लिया। इस कमरे की सिर्फ एक खिड़की थी, जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। दरवाज़ा बंद था। खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी और बाहर कुछ दरख्तों की शाखें हवा में लहराती नजर आ रही थीं। दिन की रोशनी फीकी फीकी सी थी, जैसे बाहर आसमान पर बादल छाए हुए हों। कमरे में लोहे की एक कुर्सी के सिवा और कोई शय नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पोशाली को हिलाया। 2-3 बार हिलाने से पोशाली ने आंखें खोलकर मुझे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो उठकर बैठ गई, मगर उसे चक्कर आ गया और उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। मेरे खुदा, उसने उर्दू में कहा, यह कौन सी जगह है? मैंने खिड़की की तरफ देखकर कहा, यह इन लोगों का सफारत खाना नहीं है। मेरा ख्याल है ये लोग हमें किसी वीरान जगह पर ले आए हैं, जहां हमसे पूछ-गुछ की जाएगी। मैंने एक बार फिर पोशाली को ताकीद किया कि वो किसी हालत में भी चाणक्य प्लान का नाम ना ले, क्योंकि फिर ये लोग हमें भारतीय पुलिस के हवाले कर देंगे और इस तरह पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। पोशाली ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा और उसकी आंखों में नाकाबिले शिकस्त आज़म की झलक दिखाई दे रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मर जाऊंगी, चाणक्य प्लान का नाम नहीं लूंगी। बरामदे के लकड़ी के फर्श पर जूतों की आवाज़ बुलंद हुई।
फिर दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों खाकी वर्दी में थे, दोनों के रंग सियाह थे। वो मुझे हबशी लगे, मगर उनके नथने और होंठ चौड़े नहीं थे, जिस्म घुटे हुए थे और उनमें से एक ऊंचा लंबा था। दोनों ने सरों पर पीके पहन रखी थी। कमरे में दाखिल होते ही ऊंचा लंबा सियाफाम आदमी हमसे 5 कदम के फासले पर आकर रुक गया और उसकी कमर से पिस्तौल लटक रहा था। कांधे से अस्टीन गन लगी थी। पेटी के एक तरफ लंबा शिकारी चाकू चमड़े की नियाम में बंद था। दूसरा अस्टीन गन तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। ऊंचे लंबे सियाफाम आदमी ने अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम बोचर है, खड़े हो जाओ। उसकी भारी और सपाट आवाज़ में सर्द मोहरी और तहक्कुम था। पोशाली अपना निचला होंठ दांतों से काट रही थी। मैं गर्दन पर हाथ फेरने लगा। बोचर ने गरज कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी जानते हो, खड़े हो जाओ। उसने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर नाली का रुख हमारी तरफ कर दिया। मैं और पोशाली खड़े हो गए। हमारे जिस्म पर अभी तक बेहोशी का असर था और पाँव पर ठीक तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सियाफाम बोचर वाकई कोई बोचर ही लगता था। उसने एक हाथ उठाकर अपने पीछे इशारा किया। उसके पीछे जो हबशी अस्टीन गन ताने खड़ा था, उसने पीछे घूम कर देखा। अब एक और वर्दीपोश सियाफाम अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में आग बुझाने वाला सिलेंडर था और दूसरे हाथ में नीले रंग के कपड़े थे। वो बोचर के करीब आकर खड़ा हो गया। बोचर ने दूसरा हुक्म दिया, अपने कपड़े उतार दो। मैं दम बखूद सा होकर उसका मुंह तकने लगा। उसने ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल का धमाका हुआ और गोली मेरे पाँव के करीब फर्श पर धंस गई। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। बोचर ने खड़े कर कहा, तुमने सुना नहीं, कपड़े उतारो। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, मेरे साथ एक खातून भी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी यह जुमला मेरे मुंह से पूरा नहीं निकला था कि बोचर ने आगे बढ़कर मेरे जबड़े पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे होंठों के किनारे से खून रसने लगा। मेरा जबड़ा सुन्न हो गया। दो आदमियों ने पकड़कर मुझे खड़ा किया। जिस आदमी के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर था, उसने उसकी नोजल का रुख मेरी तरफ कर दिया और इसके साथ ही मेरे जिस्म पर किसी जरासीम कश दवाइयों की फुहार पड़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा सारा जिस्म शराबोर हो गया। इसी तरह पोशाली के जिस्म पर फुहार डाली गई। बोचर ने इशारा किया। दूसरे आदमी ने नीले कपड़े हमारी तरफ फेंक दिया। बोचर ने तहकुमाना लहजे में कहा, इन्हें पहन लो। ये खद्दर की किस्म के मोटे कपड़े के दो लिबादे थे, जिसमें कोई बटन वगैरह नहीं था। मैं और पोशाली ने जल्दी जल्दी लिबादे पहन लिया। वो लोग फौरन बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। हम फर्श पर बैठ गए। मैंने पोशाली की तरफ कुछ झिझकते हुए देखा। पोशाली का चेहरा पत्थर की तरह खामोश और संगीन था। वो बंद दरवाजे पर नजरें गाड़े हुए थी। मैंने गहरी सांस भरते हुए कहा, मालूम होता है कि इनका हमसे पूछ-गुछ का प्रोग्राम तवील है। पोशाली ने सलाखदार खिड़की की जानिब निगाहें उठाई और बोली, यह कौन सी जगह है? मैंने कहा, नारियल के दरख्त नजर आ रहे हैं, लगता है हम लंका ही में हैं। पोशाली ने छत की तरफ देखा। जिन्होंने हमें पकड़ा है, ये इन लोगों का मुल्क नहीं है। ज़रूर हम किसी दूसरे मुल्क के किसी जंगल में हैं। मैंने कहा, हो सकता है कि इन लोगों ने यहाँ की हुकूमत से जंगल में कोई फार्म ले रखा हो। यह भी हो सकता है कि किसी सियासी दबाव के तहत यहाँ की हुकूमत ने इन लोगों को यह रियायत दे रखी हो कि वो इस किस्म की सरगर्मियाँ यहाँ जारी रख सकते हैं। आखिर यह एक बड़ी ताकत का सफारत खाना है। मुझे खतरा था कि कहीं हमें हिंदुस्तान न पहुँचा दिया गया हो, लेकिन जब तक इन लोगों को यह यकीन नहीं हो जाता कि हम चाणक्य प्लान चुराने वहाँ आए थे, वो हमें भारतीय हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते थे। अभी तक तो उन्हें यकीन था कि हम उनके मुल्क के खुफिया राज चुराने तय खाने में आए थे, कि हमने किसी के कहने पर सफारत खाने में नौकरी की थी और सफारत खाने से हम कौन से राज चुराना चाहते थे। अभी तक तो इनके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। हमें भारतीय हुकूमत के हवाले करने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाहर खामोशी थी। किसी वक्त किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। पोशाली कहने लगी, ये सियाफाम लोग कहाँ से आ गए हैं? इनकी शक्लें यहाँ के सनहाली लोगों जैसी नहीं हैं। ये हबशी भी नहीं है। मैंने सर खुजाते हुए कहा, हो सकता है ये किराए के सिपाही हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क के रहने वाले हैं। इनका अंग्रेजी बोलने का लहजा लातीनी अमेरिका के लोगों जैसा है। पोशाली ने कहा, मालूम होता है कि इन लोगों ने यहाँ कोई बहुत ज़बरदस्त और खुफिया इंट्रोगेशन सेंटर कायम कर रखा है। फिर वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, अभी तक इन लोगों को ये मालूम नहीं कि मेरा ताल्लुक तुर्किस्तान से है। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहूँगी।
इनके पास हमारे शनाख्ती कार्डों के जो फ़ोटो स्टेट कापियाँ हैं, उन पर हमें श्रीलंका के बाशिंदा ज़ाहिर किया गया है। मेरा नाम डी गार्सिया है। मेरा अब्बा-व-अजदाद हालैंड से आकर लंका में आबाद हुए थे। तुम तामिल सही हो। तुम्हारा नाम डेविड पले है, मगर तुम सनहाली ज़बान नहीं बोल सकते। ये बात तुम्हारे हक में नहीं जाती। मैंने जल्दी से कहा। मैंने इन्हें पहले भी बता दिया था कि मेरी परवरिश तमिलनाडु में हुई है और मैं जवान होकर यहाँ आया था, और अब मैं सनहाली के अल्फाज समझ लेता हूँ। पोशाली ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने हमसे पूछगछ करनी है वो दुनिया के अय्यार तरीन जासूस माने जाते हैं और उनके पास जदीद तरीन आलात हैं। मैंने पोशाली से कहा कि इन लोगों की अजीतों और टॉर्चर से बचने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करें। पोशाली ने अपने और मेरे पाँव में बंधी हुई लोहे की जंजीर की तरफ इशारा किया और बोली, फ़रार होना आसान नहीं है, फिर हमारे पास असला भी नहीं है, लेकिन हम भागने की कोशिश करेंगे। हमारी सलामती इसी में है। उसने खिड़की की तरफ देखकर पूछा, मेरा ख्याल है हमें रातों रात बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है, न जाने क्या वक्त होगा। मैंने कहा, मेरे ख्याल में दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाहर बादलों में हल्की हल्की गरज पैदा हुई। पोशाली ने सर झुका लिया। मैं सर झुकाकर गहरी सोच में गुम हो गया। मेरा इस तरह पकड़ लिया जाना मेरे हक में ज़हर कातिल था। मुझे अपने अगवा का ढोंग रचाकर दिल्ली से भागे हुए 3 हफ्ते हो गए थे। जो ड्रामा मैंने खेला था वो अपनी जगह पर एक मुकम्मल ड्रामा था, और उसकी रूह से मैं 2-3 माह ही हिंदुस्तान से, दिल्ली से दूर रह सकता था। मैं जब भी वापस जाऊंगा कह सकता हूं कि अपने अगवाकार की कैद से भाग कर निकल सका हूं। सबसे ज़्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही थी यह थी कि चाणक्य प्लान का मिशन अधूरा रह गया था, जिसकी खातिर मैंने यह सारा ड्रामा खेला था। आयनी सेफ हमसे नहीं खुल सकी थी। हम चाणक्य प्लान का प्रण नहीं निकाल सके थे, जिसकी मेरे मुल्क की सलामती और बका के लिए बेहद ज़रूरत थी। मैंने पोशाली से कहा, हमारे बाल पॉइंट ट्रांसमीटर तुम्हारे फ्लैट के बेडरूम में है। अगरचे तुमने सफारत खाने वालों को गलत एड्रेस बताया था, लेकिन अगर वो किसी तरह तुम्हारे फ्लैट में पहुंच गया तो दोनों ट्रांसमीटर उन्हें मिल जाएंगे, और सफारत खाने का नक्शा भी। पोशाली ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अभी हमें एजेंट ही समझ रहे हैं जो किसी दूसरे मुल्क के लिए उनके खुफिया राज चुराने उनके सफारत खाने में आए थे। मैंने कहा, काश अपना कोई एजेंट हमारी मदद कर सकता, मगर वो एक एजेंट है, उसके पास कमांडो फोर्स नहीं है। पोशाली ने पुरज़म लहजे में कहा, हमें अपने एजेंट से कोई तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। उसका दायरा कार महदूद है। जब कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो लीडर एजेंट उसे उसकी तकदीर के हवाले कर देता है। हमें खुद यहाँ से ज़िंदा बच निकलने की कोशिश करनी होगी। मैं अपने मुंतशिर ख्यालात में गुम हो गया। पोशाली कहने लगी, मेरा ख्याल है कि अब हमें ये अलग अलग रखेंगे और अलग-अलग हमसे पूछ-गछ करेंगे। मुझे रूसियों के तशद्दुद का तजर्बा है। क्या तुम घबरा तो नहीं जाओगे? लेकिन मुझे यकीन है कि तुम पाकिस्तान के सच्चे मुजाहिद और सरफरोश हो। तुम मर जाओगे मगर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पर आँच न आने दोगे। मैंने गर्दन बुलंद किया और पोशाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान बचा रखी है। पोशाली की आंखें यकदम चमक उठी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मगर इस्लाम ने मुझे पाकिस्तान से वाबस्ता कर रखा है। मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए जीना और मरना चाहती हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, कोई आ रहा है। बरामदे में भारी कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। 3 सियाफ़ाम फौजी अंदर दाखिल हुए। 2 के हाथ में स्टेन गन्नें थीं और एक के हाथ में नैलून की रस्सी का गुच्छा था। उसने आते ही हमारे हाथ रस्सियों से बांध दिया, फिर हमारे पाँव से जंजीरें अलग कर दी गईं। उन्होंने स्टेन गन्नों की नोक से हमें बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं समझ गया कि पूछ-गुछ या तशद्दुद का सिलसिला शुरू होने वाला था। पहली बार वहाँ से बाहर निकलकर हमने देखा कि वो जगह नारियल, ताड़ और सागवान के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में घिरी हुई थी। आसमान पर बादल छा रहे थे। घास में से एक पगड़ नदी करीबी एक खपरेल की ढलवा छत वाली बैरक की तरफ चली गई थी। हमें उस पगड़ नदी पर चलाया जा रहा था। बैरक के आगे एक छोटा सा बरामदा था। यह बैरक भी ज़मीन से 3 फुट ऊंची मचान पर बनी हुई थी। जिस तरह के जनूब मशरकी एशिया में कॉलेज और बैरकें बना करती हैं। बैरक के दरवाजे पर चीख गिरी हुई थी और बाहर एक काला फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। चेक उठाकर हमें कमरे में धकेल दिया गया। यह लकड़ी के फर्श वाला कुशादा कमरा था, जिसमें सामने एक बड़ी मेज़ के पीछे ऊंची कुर्सी पर एक सफ़ेद नाम चेहरे वाला आदमी बैठा सिगार पी रहा था। वो भी किसी गुमनाम मुल्क की फौजी वर्दी में था। वो भैंसे की तरह हट्टा कट्टा था
और गर्दन शानों में फंसी हुई थी। हमें उसके सामने ले जाया गया। उसने इशारे से अपने आदमियों को बाहर जाने को कहा। दरवाज़ा बंद हो गया। अब वहाँ हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। मेरे और पुशाली के हाथ बंधे हुए थे। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठकर कदम कदम चलता हमारे करीब आकर मेज़ के किनारे पर बैठ गया और हमारी तरफ कहरनाक और सफाक आंखों से घूरने लगा। उसकी आंखों में एक सर्द महर मकनातीसी कशिश सी थी। उसने जेब से सिगरेट केस निकाल कर खोला और मेरी तरफ बढ़ाकर अंग्रेजी में कहा, तुम सिगरेट पीते हो, मैं जानता हूँ। उसका अंग्रेजी बोलने का लहजा भी लतीनी था। रंग जर्दी मैल गोरा था। मुझे वो पुर्तगाली लगा। मैंने शुक्रिया के साथ सिगरेट पीने से मदरत किया। उसने पोशाली की तरफ देखा और सिगरेट केस बंद करके जेब में रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सिगरेट नहीं पीते। शायद इस तरह वो हम पर यह जाहिर करना चाहता था कि वो हमारे पुराने रिकॉर्ड से वाकिफ़ है और हमारे माजी के मुतालिक सब कुछ जानता है। ये हकीकत भी हो सकती थी कि उसकी बलफ चाल भी हो सकती थी। उसकी पेटी के साथ ही होल्स्टर में पिस्तौल इस तरह लगा था कि उसका दस्ता बाहर निकला हुआ था। वह मेज़ के कोने से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सिगार एस्ट्रे में बुझा दिया। मेज़ पर कोहनियाँ टिकाकर हमारी तरफ झुक कर देखा और बोला, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, तुम मेरे मेहमान हो। वो जो अदाकारी कर रहा था मुझे सब मालूम था। मैं कुर्सी पर बैठ गया कि चलो जितनी देर का आराम मिल जाए गनीमत है। पोशाली भी शायद यही सोच कर बैठ गया। उसने मेज़ की दराज में से बिस्कुटों का डब्बा निकाल कर बिस्कुट गत्ते की एक प्लेट में रखकर हमें पेश किया। तुम ये बिस्कुट पसंद करोगे। एक फौजी वर्दी वाला आदमी चाय लेकर आ गया। चाय की इस वक्त शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैंने चाय के 2 घूंट भरे और एक बिस्कुट भी उठा लिया कि अब जो होता है वो तो होकर रहेगा। कम अज़ कम जिस्म में कुछ तवानाई तो जानी चाहिए। पोशाली ने भी एक बिस्कुट खाया और आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगी। वैसे भी दिन के 10:15 बज रहे थे। अगरचे जिन हालात में हम फंस गए थे वहाँ अपनी मर्जी से कुछ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज़ारदुरूफ फौजी हमारी तरफ मुसलसल देख रहा था। उसके पतले पतले होंठ खिंचे हुए थे। कुर्सी पर वो ज़रा पीछे हुआ। दराज में एक सियाह कवर वाली फाइल निकाल कर खोली और उस पर नज़रें जमाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बेगुनाह हो, ना तजर्बेकार हो, तुम्हें इस काम में फंसाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें सफारत खाने में किसने भेजा था। तुम जब हमें उसके बारे में सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। हम तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका भी फराहम कर देंगे। तुम दोनों पर हमारे 3 आदमियों का खून है, लेकिन हम तुम्हारा यह खून भी माफ़ कर देंगे। वो फाइल बंद करके हमारी तरफ देखकर मुस्कराया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मेरा नाम जैक है। मैं अपने वादे का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। वो इस तरह हमारी तरफ देखने लगा जैसे अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार है। हम चाय पी चुके थे और अब खामोश हो गए थे, जैसे हम बोलना नहीं जानते। ज़ारदुरूज जैक ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मैं जानता हूँ कि तुम किसी के बहकावे में आकर सफारत खाने में घुसे थे। तुम्हें किसी ने इस खास मकसद के लिए भर्ती करवाया था। फिर तुम दोनों ने इंतही बेदर्दी से हमारे ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। हम ये सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें किसने भेजा था। उस आदमी या गिरोह का ताल्लुक किस मुल्क से है और वो लंका में कहाँ छुपा हुआ है। अब मैंने ज़बान खोली और अंग्रेज़ी में कहा, मिस्टर जेक, हमसे जो कुछ भी हुआ इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। दरअसल हम दौलत के लालच में आ गए थे। कुछ रोज़ हुए हमें साहिल समंदर के किनारे पर एक अमरीकी मिला जिसने हमें कहा कि अगर हम सफारत खाने में रखे हुए सारे कागजात लाकर उसे दे दें तो वो हमें $5000 मुआवजे में देगा। उसने कुछ रकम हमें पेशगी दी थी जो हमने खर्च कर लिया। चाकू और रिवाल्वर भी उसने हमें ला कर दिया था। काश हम उसके बहकावे में ना आते। ज़ारदुरूज जैक की आंखें मुझ पर जमी थीं। उसके चेहरे से किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं हो रहा था। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो उसने दराज में से नया सिगार निकाल कर सुलगाया और उसके 2-3 कश लेकर छत की तरफ देखने लगा। मेज़ पर छोटी सी घंटी पड़ी थी। उसने बटन दबाकर घंटी बजी। 2 सियाफाम फौजी स्टेन गन्ने लटके लंबे लंबे डग भरते अंदर दाखिल हुए। ज़ारदुरूज जैक ने उन्हें इशारा किया। अंदर आने वाले नीम फौजियों की तरफ हमारी पीठ थी। अचानक मेरी गर्दन पर एक फंदा सा पड़ा और फिर मुझे पीछे की तरफ घसीटा जाने लगा। मैंने देखा पुशाली को भी इस तरह गर्दन में फंदा डालकर घसीटा जा रहा था। हमें उसी तरह कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। यहाँ 4 स्टेन गन वाले आदमी पहले ही से मौजूद थे। मैंने देखा 3-3 4-4 कदम के फासले पर
बांस के 2 संदूक से खड़े थे। उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया था। ये दोनों संदूक 3 मुरब्बा फुट के होंगे। एक सियाफाम ने आगे बढ़कर रस्सियाँ खोलकर संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया, फिर पुशाली को उठाकर उस संदूक में गिराकर ऊपर से ढक्कन बंद करके रस्सियों से बांध दिया। इसी तरह दूसरे संदूक में मुझे बंद कर दिया गया। संदूक की दीवारें बांस की बारीक पतलियों को जोड़कर बनाई गई थीं। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं तंगो तरीक बांस के संदूक में बड़ी मुश्किल से फंस कर अकड़ूं बैठा था। मैंने दर्द में से बाहर देखा। 2 सियाफाम वर्दी वाले स्टीन गन लिए कुछ फासले पर पहरा दे रहे थे। मैंने सबसे पहले संदूक को हिलाने की कोशिश की, मगर संदूक लोहे से ज़्यादा सख्त था। जगह इतनी तंग थी कि बहुत जल्द मेरा दम घुटने लगा। बांस की घुटी हुई पतलियों में से हवा बहुत मामूली मिकदार में अंदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया और सांस तेज तेज चलने लगी। मैं एक तरह से बैठे बैठे थक गया था। मेरे घुटने छाती के साथ लगे हुए थे और हाथ बंधे दर्द करने लगे थे। मैंने सोचा कि पुशाली का क्या हाल हो रहा होगा। वो कमांडो ही सही है, लेकिन थी तो औरत है, और औरत चाहे पहलवान बन जाए मगर वो नाजुक अंदाम ही रहती है। वो मेरी तरह सख्त नहीं हो सकती। पहले मेरा ख्याल था कि मैं एक तरफ जमकर टिक गया तो इस अजाब को सह जाऊंगा, जो मेरे ख्याल में शाम तक ज़रूर जारी रहता। लेकिन मैं यह देखकर परेशान हो गया कि आध घंटे बाद ही मेरा सारा जिस्म सुन्न हो गया और मेरे दिमाग में जैसे खोपड़ी की हड्डियां चुभने लगीं। शदीद दर्द की एक ठेस मेरे दिमाग के दरमियान से उठती है और मेरी हड्डियों के गोदे को चीरती हुई मेरे पाँव के नाखून तक जाती है, फिर वापस चल पड़ती है। कई बार मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गया। फ़ौरन मैंने दर्द के शदीद दौरे के साथ जंग शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो गया। इस ख्याल ने भी मुझे ताकत दी कि पुशाली भी मुझसे 4 कदम के फासले पर ऐसे ही एक बांस के संदूक में बंद थी, मगर उसकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने अपने आप को सुखाड़ कर किसी जानवर की तरह गोल कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे अपने बंधे हुए हाथों की वजह से हो रही थी। संदूक के अंदर दिन की बहुत धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। वक्त रुक गया था। वक्त बिल्कुल नहीं गुजर रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वक्त थम सकता है। मैं जैसे दर्द अजाब के खिला में मोहल्लक हो गया था। फिर मुझे कोई होश न रहा। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो मेरे ऊपर पानी की बूंदें टपक रही थीं और संदूक के बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी। बाहर अंधेरा छा रहा था। शायद रात हो गई थी। भूख और प्यास की वजह से मेरी ज़बान सूख गई थी। बांस की बारीक पतलियों की चिलमन में से बारिश के पानी की बूंदें मेरे हलक में टपकने लगीं और मेरी रगों में जैसे ज़िंदगी की हरारत वापस आ गई। मेरी प्यास बुझ गई थी। भूख से मैं मुकाबला कर सकता था, मगर प्यास के हाथों मजबूर हो गया था। पानी पीने के बाद मुझ में कुछ जान सी आ गया। पानी पीने के बाद मैंने पुशाली को आवाज़ दिया। मैंने उसका असली नाम ना लिया, बल्कि उसी डी गार्शिया के नाम से पुकारा था। बारिश की आवाज़ में जैसे मेरी आवाज़ दब कर रह गई थी। मैंने उसे एक बार फिर आवाज़ दिया। तड़ाक की आवाज़ आई और जिस संदूक में मैं बंद पड़ा था वो झनझना उठा। किसी ने बाहर से शायद मेरे संदूक पर जोर से अस्तीन गन का दस्ता मारा था। साथ ही गार्ड की करख्त आवाज़ बुलंद हुई। उसने अंग्रेजी में मुझे चुप रहने को कहा था। बारिश तेज़ हो गई। मेरे मोटे कपड़े का लिबादा बारिश में भीग गया था। मैं पानी में शराबोर था। जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ गया था और मेरे दिल हलक के करीब आकर धड़क रहा था। बादल गरज रहे थे। बिजली रह रह कर चमकने लगी थी। बारिश मूसलाधार शुरू हो गई थी। जाने किस वक्त रात को बारिश थम गई। बादल गरजना और बिजली चमकना बंद हो गया। चारों तरफ एक कहरालू सन्नाटा छा गया। मैंने अपना पत्थर की तरह सख्त चेहरा देखने की कोशिश की कि शायद सुबह का उजाला फैल रहा था, लेकिन बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। जो आदमी पहरा दे रहे थे उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे रह रह कर पुशाली का ख्याल आ रहा था। उसकी क्या हालत होगी। वो तो शायद बेहोश हो चुकी होगी। खुदा खुदा करके रात गुजर गई। आधा दिन नीम बेहोशी की हालत में और दिन और रात दर्द व करब के आलम में गुजर गई थी। सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने टांगों को ज़रा सा खोलने की कोशिश की तो हड्डियों में से ऐसी ठेस उठी कि मैं बिलबिला कर रह गया। ऐसे अजाब से मेरा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। हैरानी की बात थी कि पुशाली के संदूक से उसकी हल्की सी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। दिन का उजाला फैला तो मैंने दर्दों से झांक कर बाहर देखा। दरख्तों में रोशनी हो रही थी। परिंदों के बोलने की आवाज़ें आने लगी थीं। मैंने गार्ड्स को देखा। वो स्टेन गन उठाए चल फिर कर पहरा दे रहे थे। ये वो लोग नहीं थे जो दोपहर को हमें लेकर आए थे।
गार्ड शायद रात के वक्त ही बदल दी गई थी। मुझे पोशाली का संदूक भी दिखाई दे रहा था। शायद वो भी मेरे संदूक को देख रही थी। अभी कुछ मालूम नहीं था कि इस अजाब से कब छुटकारा मिलता है। ये इब्तदा थी। मुझे मालूम था कि ये लोग इससे भी ज़्यादा तशद्दुद करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि क्या पोशाली इनके उस बेईमाना तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो तशद्दुद और अजियत से बौखला कर इन लोगों को बता दे कि मेरा ताल्लुक दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से है और मैं पाकिस्तान से आया हूँ। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे थे। पोशाली की दिलेरी और जुर्रत मैंने देख रखी थी, लेकिन इस किस्म के अजाब को वो कब तक बर्दाश्त कर सकेगी, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। अजाब की घड़ियां दोबारा रिंग रिंग कर गुजरने लगी। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। चारों तरफ एक बार फिर संगीन सन्नाटा तारी हो गया। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दिन गुजरता जा रहा था। अब भूख और प्यास ने भी ढाल कर दिया था। ठीक उस वक्त मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझ में बहर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। यह कदम मेरे करीब आकर रुक गया। फिर किसी ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। ऊपर से दिन की रोशनी का छपाका सा हुआ तो मैंने आंखें बंद कर ली। संदूक की सामने वाली दीवार भी खोल दी गई। इंसानी हाथों ने मुझे बाहर खींच लिया।